हिंदी फिल्में बहुत सारी ऐसे डॉन अंडरवर्ल्ड और माफिया के ऊपर बनी है, और ये भी एक फिल्म थी जो डॉन पे बनी थी। रईस फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे भी इसने अच्छी कमाई की। और ये जो फिल्म थी रईस, एक्चुअली इस कैरेक्टर का नाम है लतीफ़। गुजरात का डॉन था वो। 80 और 90 के जो दशक में कहते हैं कि वो बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। इवन उसका एक निक नेम भी था, गुजरात का दाऊद इब्राहिम। ये अब्दुल लतीफ़ को कहते थे। तो अब्दुल लतीफ़ असल में वो शख्स है जिसके ऊपर फिल्म रईस बनी, जिसमें शाहरुख खान ने रईस जो लतीफ़ का है वो रोल प्ले किया, लीड कैरेक्टर किया, और नवाज ने एक गुजरात पुलिस के कॉप्स का रोल प्ले किया था। हालांकि इससे पहले भी रईस एक फिल्म इसी लतीफ़ के ऊपर जो है वो बन चुकी थी हिंदी में ही, बट वो छोटे बजट की फिल्म थी, लेकिन ये सुपरस्टार शाहरुख खान थे इसलिए बड़े बजट की फिल्म थी, और ये फिल्म अभी पिछले साल ही आई थी। तो आज मैं आपको अब्दुल लतीफ़ की कहानी, चूँकि बहुत सारे लोग उसकी रियल ज़िंदगी और क्या है फिल्मों में जो दिखाया वो एक पहलू था, बाकी उसके पीछे का सच भी बहुत सारा है। तो लतीफ़ की कहानी आज आपके सामने है। अब्दुल लतीफ़ 1951 में गुजरात की राजधानी, मतलब गुजरात में अहमदाबाद का एक छोटा सा इलाका है कालूपुर। तो कालूपुर एक अहमदाबाद के अंदर एक वो इलाका है जहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और पिछड़ा इलाका है ये, और तमाम वहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग, गरीबों की आप बस्ती कह लें, तो ये बस्ती कालूपुर। तो यहीं पे 1951 में इसकी लतीफ़ का जन्म होता है। लतीफ़ के जो फादर थे, जो वालिद थे, वो तंबाकू का बिज़नेस करते, मतलब तंबाकू की छोटे मोटे दुकान, तंबाकू बेचना, एक छोटी सी दुकान थी, तो वो, और बेहद गरीब। तो जब लतीफ़ थोड़ा बड़ा होने लगा तो वो अपने इसी बाप की दुकान पे ही तंबाकू के काम करने लगा और वहीं बैठता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसको पर डे, कहते हैं कि उसके बाप की तरफ से रोज़ाना जो मेहनताना था वो 2 रुपये मिला करते थे, और उस पूरे एरिया में जुए का अड्डा, शराब की तस्करी, ये सारे काम हुआ करते थे। गुजरात में चूँकि लिकर बैन है, वहाँ पे शराब ऑफिशियली बिकती नहीं है, तो लेकिन वहाँ पे आसपास जो सीमा है, ख़ासतौर पे राजस्थान, तो गुजरात में शराब बंदी है, लेकिन वहाँ शराब उस वक्त भी आसानी से मिलती थी, आज भी आसानी से मिलती है, बस पैसे होने चाहिए, और पूरा एक नेटवर्क काम करता है, और इसमें बाकायदा पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आबकारी विभाग, एक्साइज के जो हैं नेता, इन सब की पूरी मिली भगत एक चेन है, और ये पूरा चेन काम करता है, जिसकी वजह से शराबबंदी के बावजूद गुजरात में शराब आसानी से मिल जाती। तो लतीफ़ ने अपनी जो आंखें खोली वो उसी कालूपुरा इलाके में, और वहाँ धीरे धीरे वो अपने बाप का जो तंबाकू और इसका धंधा था वो देखने लगा, लेकिन शुरू से ही उसकी सोहबत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो अपने बाप से उसकी हमेशा लड़ाई होती थी पैसों को लेकर। तो एक बार लड़ाई में उसने अपने फिर बाप की दुकान छोड़ दी, और एक जगह पे जुए का अड्डा चल रहा था, तो उस जुए के अड्डे में उसने काम करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि बचपन से इसको ताश खेलने का बड़ा शौक़ था, और ताश के पत्ते बड़े सही तरीके से निकाला करता था, जो एक पेशेवर जुआरी की तरह। तो एक जुए के अड्डे पे इसने नौकरी कर ली, महीना इसका बन गया, और वहाँ पे ये जुआ खिलाता था, ताश खेलता था, ताश के पत्ते बांटता था, और चूँकि उसमें माहिर भी था। लेकिन कुछ वक्त के बाद उसी जिस जगह पे जुए के अड्डे पे ये काम करता था, उसके मालिक से लड़ाई हो गई, कुछ पैसे की चोरी के इल्ज़ाम इसके ऊपर लगे। तो लड़ाई के बाद इसने उस जुए के धंधे को छोड़ दिया, और फिर वहाँ पे ये छोटे मोटे जो शराब के तस्कर थे उनके साथ जुड़ गया, और शराब की स्मगलिंग शुरू कर दी। शराब की स्मगलिंग जो होती है वो पूरा एक चेन काम करता है। जैसे जिस स्टेट से शराब लानी है, स्टेट के अंदर शराब किसको पहुंचानी है, वहाँ से फिर वो माल गाड़ियों में कैसे ले जानी है, वो लोग अलग हैं, फिर उस माल को उतार कर उस जगह तक पहुंचाना। तो इसमें पूरा एक अलग अलग चेन काम करता था, और इन सब की जो देख रेख करनी शुरू हुई वो लतीफ़ ने करनी शुरू की, और बहुत जल्दी ही ये उस काम में एकदम माहिर हो गया।
और शराब की तस्करी में इसका एक बड़ा नाम होने लगा। 20 साल की उम्र में होते होते इसकी शादी हो गई। अब शादी के बाद तब तक ये चूँकि 20 साल उम्र भी हो चुकी थी, ये शराब की तस्करी, कुछ जुए के अड्डे और कुछ इस तरह के जो वहाँ के बड़े बड़े लोग थे इस तरह की चीज़ें करते थे, उनके साथ मिलकर इसने अपना धंधा शुरू कर दिया। कुछ सालों के बाद जब ये सारा धंधा होना गया और लोग इसके साथ इतने थे काम करने वाले, तो वो एक चेन बनता गया। अब सारे बुरे लोग थे, तो फिर इसने क्या किया, धीरे धीरे इस पेशे में लड़ाई होता तो इसने मर्डर करने शुरू कर दिए, खुद करता या अपने लोगों से कराता। फिर थोड़ी इसका नाम, इसकी दहशत फैली, तो ये अमीरों से वसूली करना शुरू कर दिया इसने, किडनैपिंग करना शुरू कर दिया इसने। और उसके बाद देखते ही देखते कुछ सालों में, 30 साल होते होते लतीफ़ एक बहुत बड़ा नाम हो चुका था। और इसका जो पूरा डंका था, वो पूरी गुजरात का जो बॉर्डर एरिया लगता है, वो राजस्थान, दमन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सब जगहों पे इसका रुतबा फैलता गया सिर्फ इसी धंधे की वजह से। अब ये एक बड़ा नाम था, पॉलिटिकल इसको संरक्षण भी मिला हुआ था। इसके जो उस वक्त के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उसके साथ भी दोस्ती थी, बाकी नेताओं से भी इसकी दोस्ती रहती थी। इसी बीच में मुंबई के पठान ब्रदर्स हैं जिनसे इसकी दोस्ती हुई। वो गुजरात में ही किसी, चूँकि शराब की तस्करी और ये सारी चीज़ें होती थी, तो पठान ब्रदर्स से दोस्ती हो गई। और पठान ब्रदर्स वो थे जिनकी दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी थी। कहते हैं कि पठान ब्रदर्स ने ही दाऊद के बड़े भाई साबिर इब्राहिम का मर्डर किया था। और साबिर इब्राहिम के कत्ल के बाद दाऊद और उसकी पूरे जो लोग थे पठान ब्रदर्स के पीछे पड़ गए। पठान ब्रदर्स की भी अपनी एक पूरी कहानी है, वो मैं कभी आपको अलग से सुनाऊंगा, और दाऊद की उनसे दुश्मनी की। तो दाऊद के बड़े भाई का मर्डर किया था, तो पठान ब्रदर्स और दाऊद इब्राहिम के बीच में 36 का आंकड़ा था। दाऊद इब्राहिम के लोग ढूंढते थे पठान ब्रदर्स को, ये उधर उधर भाग रहे थे। इसी बीच में लतीफ़ टकरा जाता है और लतीफ़ पठान ब्रदर्स के बिल्कुल करीब आ जाता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। मतलब दाऊद के दुश्मन से लतीफ़ दोस्ती कर बैठता है। इसी बीच में होता क्या है कि दाऊद इब्राहिम पकड़ा जाता है। और दाऊद इब्राहिम तब, चूँकि वो भी एक स्मगलर और यही उसके ऊपर ठप्पा था, सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और इन चीज़ों का स्मगलिंग करता था 80s के दौर में। 93 के बाद दाऊद, जब 93 ब्लास्ट हुआ उसके बाद उसका चेहरा बदला था। तब दाऊद फिर राष्ट्र विरोधी और ये सारी चीज़ें, आतंकवादी, सारे उसको वो मिले। लेकिन 80s में दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक स्मगलर के तौर पे ही जाना जाता था। तो 80s में ही दाऊद इब्राहिम एक बार इसी स्मगलिंग के चक्कर में और पकड़ा गया, तो अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद था। और कहते हैं कि एक बार जब दाऊद इब्राहिम को साबरमती जेल से बड़ौदा ले जाया जाना था, वहाँ की अदालत में पेशी थी, वहाँ पे भी एक मुकदमा था। तो बड़ौदा आना जाना रहता था दाऊद इब्राहिम का हर पेशी पे। और उस वक्त जो पुलिस के लोग उसको लेकर जाते थे साबरमती जेल से बड़ौदा तक, अदालत तक, उन सब पे दाऊद इब्राहिम बड़ा मेहरबान रहता था। वो पुलिस वाले भी, दाऊद उन लोगों का ख्याल रखता था। कहते हैं कि मुंबई पुलिस में भी दाऊद की पुलिस वालों से ही सबसे अच्छी दोस्ती रहती है, और ये शुरू से है, शायद इसीलिए दाऊद इब्राहिम इतना फला फूला। तो जब भी वो बड़ौदा जाता तो ये पुलिस वाले ख़ास रास्ते में एक जगह पे रुकते, बाकायदा एक होटल में, वहाँ पे वो आराम करता, चाय पीता, खाना खाता। तो ये रूटीन में शामिल था। ये बात अब्दुल लतीफ़ को पता थी। अब्दुल लतीफ़ चूँकि पठान ब्रदर्स के साथ दोस्ती थी, पठान ब्रदर्स ने उसको उकसाया, और उसे भी ये था कि दाऊद से बड़ा बनना है। तो पठान ब्रदर्स ने जो साबिर इब्राहिम है दाऊद के बड़े भाई, उसको मारने के बाद पठान ब्रदर्स ने दाऊद पे भी हमला करने की कोशिश की थी इसी गुजरात में। और एक बार तो बाकायदा एक ट्रैफिक पे गाड़ी रुकी हुई थी पुलिस की कस्टडी में, दाऊद गोली चलाया भी, लेकिन दाऊद बच गया। बाद में जब लतीफ़ पठान के साथ जुड़ा, तो फिर जब इन्हें पता चला कि ये बड़ौदा में एक इस डेट पे पेशी है, तो लतीफ़ ने फिर कहा कि इस पेशी के दौरान दाऊद को मारेंगे। और उसके बाद दाऊद पुलिस कस्टडी में जा रहा था, तो जो रास्ता और रूट सब पता था उन्हें, किस रूट से जाते हैं। तो दाऊद को मारने के लिए लतीफ़ ने अपने लोगों के साथ, अपने शूटर के साथ बाकायदा प्लान बनाया, साजिश रची। और बड़ौदा कोर्ट जाते हुए एक जमालपुर जगह है,
वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी होता है, तो इन लोगों ने उसी जगह को चुना था कि वहाँ पे थोड़ी गाड़ियाँ आहिस्ता चलती हैं। और उस जगह पे जब वो गाड़ी आई और दाऊद की गाड़ी आई, तो लतीफ़ ने अपने लोगों के साथ दाऊद की गाड़ी पे फायरिंग कर दी, लेकिन दाऊद बच गया। पुलिस वाले किसी तरह गाड़ी निकाल कर वहाँ से ले गए। लेकिन बाद में जब दाऊद को पता चला कि उसके ऊपर ये अटैक लतीफ़ ने कराया और लतीफ़ उसके दुश्मन पठान ब्रदर्स के साथ मिला हुआ, तो फिर दाऊद और लतीफ़ के बीच में खूनी लड़ाई शुरू हो गई। दाऊद ने लतीफ़ गैंग के बहुत लोगों को मारा, लतीफ़ ने पलट के दाऊद के इब्राहिम गैंग के बहुत लोगों को मारा, ख़ासतौर पे जो गुजरात के अंदर काम कर रहे थे। तो इनके बीच में एक दुश्मनी शुरू हो गई। दूसरा, दाऊद से लड़ाई की लतीफ़ की बात जब गुजरात में और ख़ासतौर पे अहमदाबाद में और उसके अपने इलाके में फैली, तो लतीफ़ का कद भी बढ़ता चला गया कि इसका सीधा सीधी दाऊद से पंगा है, दाऊद से दुश्मनी है, और वो मशहूर होता गया। और अपनी इसी मशहूर एक और भी चीज़ थी कि वो अपने जो एरिया था कालूपुर, वहाँ के आसपास के तमाम लोगों में ये लतीफ़ पैसे बहुत बांटता था, मतलब अपने आप को ये रॉबिन हुड दिखाना चाहता था, और उस इलाके के लोगों को ये काम बहुत देता था। और काम क्या, अपने ही गैंग में शामिल करना, अलग अलग शराब से लेके हथियार की तस्करी, बाकी चीज़ें, ये सारी, तो उनको काम भी देता था और उन लोगों के मदद भी करता था, पैसे भी देता था। तो इसकी वजह से ये उस इलाके में उन लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर था। और इसकी पॉपुलरिटी का अंदाज़ा ये है कि जब ये 1987 में इसी तस्करी के इल्ज़ाम में ये पकड़ा गया और ये जेल में था, तब इसने जेल से अहमदाबाद नगर निगम के 5 वार्ड पर एक साथ चुनाव लड़ा 1987 में, अहमदाबाद नगर निगम के 5 वार्ड से, और 5 वार्ड से जीत गया। ये उसकी पॉपुलरिटी थी उस वक्त लतीफ़ की, सिर्फ इसलिए कि लोगों को दिखाता था कि मैं रॉबिन हुड, लोगों की मदद करता हूँ। और फिर इसकी जो दाऊद से लड़ाई हुई, उसने भी इसको फिर वहाँ के लोगों की नज़र में हीरो बना दिया था। तो जब इसका कद बढ़ता गया, उधर दाऊद और इन दोनों के बीच में लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे गए, तो कहते हैं कि फिर दाऊद को भी एक वक्त लगा कि गुजरात में बिना लतीफ़ के वो अपना काम नहीं कर सकता है। अच्छा, दाऊद का काम मुंबई के अलावा, महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी था। वहाँ के बंदरगाहों से स्मगलिंग की चीज़ें आती थी सारी, ख़ासतौर पे उस वक्त गोल्ड की स्मगलिंग बहुत होती थी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की। तो वो सारी चीज़ें गुजरात में बिना लतीफ़ को साथ लिए नहीं हो सकता था। तो कहते हैं कि दाऊद ने फिर लतीफ़ से अपनी दुश्मनी भुलाकर उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, और नवंबर 1989 में दाऊद ने लतीफ़ के पास मैसेज भिजवाया और उसको दुबई बुलाया कि आओ दुबई में मिल बैठ के बात करते हैं और हम अपनी दुश्मनी को भूल जाते हैं और साथ मिल के काम करते हैं। तो जब ये मैसेज मिला लतीफ़ को, तो 1989 नवंबर के महीने में लतीफ़ अपने कुछ लोगों के साथ दुबई पहुंचता है, और दुबई में एक जगह पे इन दोनों की मीटिंग होती है, दाऊद इब्राहिम और लतीफ़ के बीच में। और उस मीटिंग में एक मौलाना बीच का रोल प्ले करते हैं, और वो मौलाना कुरान पर हाथ रख के दाऊद इब्राहिम और लतीफ़ दोनों से कसम खिलाते हैं कि आज के बाद आप दोनों लड़ोगे नहीं आपस में, और एक दूसरे के साथ मिल के काम करोगे और अब दोस्त बन के रहोगे। तो कहते हैं कि मौलाना के सामने दाऊद और लतीफ़ ने कसम खाई, और उसके बाद फिर इनकी दोस्ती शुरू हुई, और इन्होंने फिर जो है अपनी दुश्मनी भुला दी। जब दाऊद के साथ लतीफ़ जुड़ा, तब दाऊद ने पहली बार उससे कहा कि अब तुम कहाँ ये शराब की स्मगलिंग और ये चीज़ों में कर रहे हो, इसमें जोखिम ज़्यादा है, पैसे कम है, तुम सोने की तस्करी करो, गोल्ड की। और दाऊद के कहने पे ही फिर लतीफ़ ने गोल्ड की स्मगलिंग शुरू की, और साथ में हथियारों की। तो 89 में दाऊद के साथ दोनों का गठबंधन होता है। उसके बाद 89 के बाद से ये जो शराब वराब के काम थे, तस्करी के, बाकी चीज़ें ये छोड़कर लतीफ़ गोल्ड और दूसरे कामों में लग जाता है, उगाही में, बड़े लोगों से धमका कर वसूली में। और अभी तक उसका सब कुछ धंधा सही चल रहा था, क्योंकि गुजरात की जो पॉलिटिक्स थी, जो वहाँ के नेता थे, वो सारे लोग उसका सर पे हाथ था, लोकल पुलिस हो या फिर बाकी सब मिले हुए थे। लेकिन एक फिर 1992 3 अगस्त को ऐसा, मतलब 3 अगस्त 1992 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद लतीफ़ अचानक गुजरात के बॉर्डर से निकलकर पूरे देश में एक ही दिन में सुर्खियों में आ जाता है। हुआ ये था कि एक हंसराज त्रिवेदी अहमदाबाद का शराब का बहुत बड़ा स्मगलर था, और जुए के उसके बहुत सारे अड्डे थे पूरे गुजरात में, और काफ़ी ताकतवर आदमी, पैसे वाला भी बहुत, हंसराज त्रिवेदी।
तो दाऊद से इब्राहिम के बाद ये पता चला लतीफ़ को कि हंसराज त्रिवेदी उसके जो दुश्मन हैं, जो पठान ब्रदर्स से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पनाह देता है और उनको वो शेल्टर देता है। तो लतीफ़ को ये बात लगा कि उसके दुश्मन को ये शेल्टर दे रहा है, ये ठीक नहीं है। उसने उसको धमकाया भी, लेकिन वो माना नहीं। तो फिर लतीफ़ ने कहा कि इस हंसराज त्रिवेदी को रास्ते से हटाना है। 3 अगस्त 1992 को लतीफ़ को इसका एक मुखबिर खबर देता है कि हंसराज त्रिवेदी आज जो अहमदाबाद में एक जगह है ओधवा में राधिका जिमखाना है, तो राधिका जिमखाना में वो आ रहा अपने दोस्तों के साथ 3 अगस्त 1992 को। जैसे ही ये खबर मिलती है लतीफ़ को, लतीफ़ अपने शूटर को भेजता है जिमखाना, और वो शूटर जो है AK-47 से लैस थे, और वो हंसराज त्रिवेदी को मारने का ऑर्डर देता है। शूटर हंसराज जिमखाना पहुंचता है, राधिका जिमखाना, हंसराज त्रिवेदी को मारने। बट वहाँ जब वो जिमखाने के अंदर जाता है, पहला एक जो बंदा उसका रेकी करके अंदर आता है चेक करके, तो उसका ये था कि हंसराज त्रिवेदी को वो पहचानता नहीं था शूटर। मुखबिर ने बता दिया था कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है। जिस टेबल पे बैठा हुआ था हंसराज त्रिवेदी, उस टेबल पे कुल 9 लोग बैठे हुए थे। वो 8 हंसराज त्रिवेदी के दोस्त थे और 9वां खुद हंसराज त्रिवेदी। तो मुखबिर तो बता के वहाँ से निकल गया। ये कंफर्म था कि हंसराज त्रिवेदी उन्हीं 9 लोगों में से एक है। अब शूटर यहाँ से लतीफ़ को फ़ोन करता है कि मैं उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ, इन 9 में से वो कौन सा और किस जगह पे एग्जैक्ट बैठा हुआ है उस टेबल पे, तो क्या करूँ। लतीफ़ इतना ज़्यादा पागल हुआ था और उस दुश्मनी में, उसने कहा कि एक काम करो, उस टेबल पे जितने 9 लोग बैठे हुए तुम 9 के 9 को मार दो। उधर से ऑर्डर आता है, इधर से शूटर सीधा AK-47 जिमखाना में लेके घुसता है और AK-47 का मुंह उस टेबल की तरफ, और थोड़ी ही देर में 9 के 9 लोग टेबल पे मुर्दा, वो सबको गोली मार देता है। अब चूंकि एक तो हंसराज त्रिवेदी ऊपर से जिमखाना जैसे इलाके में घुसकर 9 लोगों को एक साथ गोली मारना, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम था। गुजरात का हर अखबार फ्रंट पेज स्टोरी, और गुजरात के बाहर ये खबर हर जगह, वहाँ पे भी पहले पन्ने पे। और तब लतीफ़ का नाम गुजरात की सीमा से पहली बार हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँच जाता है, क्योंकि जो शूटर बाद में पकड़े जाते हैं वो लतीफ़ का नाम भी ले लेते हैं कि हमने उसके कहने पे मारा है। तो शूटर पकड़े गए थे, तब लतीफ़ पहली बार उसका खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने आता है, हिंदुस्तान के सामने आता है। और वो अचानक लतीफ़ सच में एकदम एक तरह से गुजरात का दाऊद इब्राहिम बन जाता है इस एक जिमखाना इंसिडेंट के बाद, जो 3 अगस्त 1992 को हुआ था। अब इसके बाद अचानक पुलिस पे प्रेशर आता है, पॉलिटिक्स जो बचाने के लिए नेता जिन पे उंगली उठ रही थी कि वो लतीफ़ को बचा रहे हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्त दबाव, मीडिया का दबाव। और इसी बीच में एक और नई चीज़ होती है कि जब ये सारा प्रेशर आता है कि अब लतीफ़ को पकड़ा जाए, हम ये जिमखाना इंसिडेंट के बाद, तो लतीफ़ जो है वहाँ के एक गुजरात यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हसन लाला, काफ़ी पावरफुल उस वक्त, तो ये हसन लाला से मदद मांगता है कि ये इस मामले को किसी तरह दबाओ और मुझे बचाओ। तो हसन लाला ये कहकर लतीफ़ को हेल्प करने से मना कर देते हैं कि एक जो पूर्व राज्यसभा के MP थी, एक्स MP राज्यसभा के रऊफ़ वलीउल्ला, ये राज्यसभा के MP रहे गुजरात से, अहमदाबाद से। तो जो ये वलीउल्ला थे, ये लतीफ़ के सख्त खिलाफ थे और इनका बड़ा कैरेक्टर साफ़ सुथरा था। तो इन्होंने एक मुहिम चला दी इस जिमखाना इंसिडेंट के बाद कि लतीफ़ को लतीफ़ बनाने वाले यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, पुलिस मदद करती है। और सबसे जो उन्होंने ज़्यादा चोट मारी वो ये कि उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, चमन लाल भाई पटेल, सीधे वलीउल्ला ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये लतीफ़ के सर पे चीफ मिनिस्टर चमन लाल भाई पटेल का हाथ है और वो उसको संरक्षण दे रहे हैं। तो जब मामला पॉलिटिकल हो गया तो चमन लाल को भी सफाई देनी पड़ी चीफ मिनिस्टर को कि नहीं, मेरा लतीफ़ से कोई लेना देना नहीं है और जिमखाना इंसिडेंट का जो भी जिम्मेदार गुनहगार है उसको पकड़ा जाएगा। तो जब इस तरीके का प्रेशर आया, फिर पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया लतीफ़ को पकड़ो, तो लतीफ़ अचानक फिर गुजरात छोड़ देता है और वो दुबई चला जाता है दाऊद के पास। फिर दाऊद उसको अपने साथ लेकर, उस वक्त नहीं, वो दुबई चला जाता है। दुबई जाने के बाद ये वहाँ से फिर लगातार अपने पॉलिटिकल जो रिलेशन थे उसका इस्तेमाल करना चाहता है कि ये केस किसी तरह दबाया जाए, उसका नाम हटाया जाए। तो तमाम जितने नेता थे उनसे बात करता है और फिर
गुजरात यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हसन लाला उससे बात करता है दुबई से, तो वो यही कहता है कि जब तक रऊफ वलीउल्लाह प्रेशर बनाता रहेगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको खामोश करना ज़रूरी है। 3 अगस्त 1992 को जिमखाना इंसिडेंट होता है। उसके ठीक 2 महीने के बाद 9 अक्टूबर 1992 को दुबई में बैठकर लतीफ़ अपने शूटर को इस बार भेजता है रऊफ वलीउल्लाह, जो एक्स राज्यसभा के एमपी, उनको मारने के लिए। और वलीउल्लाह को एक रेलवे क्रॉसिंग के बाद एक फोटो कॉपी कराने के लिए एक दुकान में उस वक्त गए हुए थे एक्स एमपी ये रऊफ वलीउल्लाह, वहाँ शूटर पहुँचता है और गोली मार देता है। तो एक्स एमपी का भी मर्डर हो जाता है। अब जाहिर सी बात है एक्स एमपी आवाज़ उठा रहे थे और वो भी लगातार लतीफ़ के ख़िलाफ़, तो ये सारी चीज़ें ओपन थी। अब ये होता है कि लतीफ़ ने इस आवाज़ उठाने के लिए इस आवाज़ को भी दबा दिया। अब प्रेशर गवर्नमेंट पे और आ जाता है। इस बीच में ये भी होता है कि लतीफ़ दुबई में है तो दुबई से किसी तरह लाया जाए, हालांकि ट्रीटी नहीं थी। तो इसके बाद दाऊद के कहने पे ये जो है कराची पहुंच जाता है लतीफ़। 92 में वलीउल्लाह को, मतलब 9 अक्टूबर 1992 को गोली मारने के बाद जब वलीउल्लाह की मौत हो जाती है तो ये सीधा सीधी उस वक्त वहाँ से कराची पहुँच गया पाकिस्तान। पाकिस्तान में अब ये वहाँ से बैठ के अपना सारा गुजरात का धंधा देख रहा है। और अब लतीफ़ बड़ा नाम हो चुका है, एक दहशत उसकी बड़ी हो गई है। एक तो जिमखाना में 9 लोगों को एक साथ मारना, फिर एक्स एमपी का मर्डर। तो यहाँ पे वो उसके ना रहते हुए भी, जैसे अभी है कि दाऊद इब्राहिम ना है इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद मुंबई में उसका आज भी काम वैसे ही वो सब कुछ चलता है। तो ये पाकिस्तान में रहने लगा। और उसी वक्त जब ये पाकिस्तान में था, कराची में, पहले दुबई उसके बाद कराची में, पूरी जो 93 मुंबई ब्लास्ट की जो पूरी साजिश रची जा रही थी, दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, तो ये उन्हीं का मेहमान था और उन्हीं के साथ रहता था। तो कहते हैं कि 12 मार्च 1993 को जो ये मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले जो हथियारों की खेप पहुंची थी 1993 ब्लास्ट में, एक नाम लतीफ़ का भी आता है। कैसे आता बताता हूँ आपको। जब RDX और सारी चीज़ें मुंबई के लिए भेजी गई और AK-47 AK-56, तो वो एक तो मुंबई समंदर के रास्ते RDX वहाँ पहुँचा था, बाकी कुछ गुजरात में भेजा गया था और गुजरात से बाई रोड गया है। तो एक हथियारों की पूरी खेप जो गुजरात में लैंड की थी, उस खेप को गुजरात से अपनी कस्टडी में लेके मुंबई तक पहुंचाने का काम जो कराया था वो लतीफ़ ने अपने लोगों से कराया था। तो वो लतीफ़ के नाम पे हथियार की खेप वहाँ पहुंची थी। तो लतीफ़ के लोगों ने जो हथियार की खेप मुंबई पहुंचाई थी गुजरात में, वही उन्हीं में से, उसी खेप में से वो AK-56 राइफल था जो अबू सालेम ने बाद में संजय दत्त को दिया था। मतलब ये वो हथियारों की खेप थी जो गुजरात में लतीफ़ ने के लोगों ने रिसीव किया और फिर मुंबई पहुंचाया, और उसी में से निकालकर AK-56 राइफल अबू सालेम ने बाद में संजय दत्त के घर पहुंचाया था। तो 93 ब्लास्ट के इस हथियारों की सप्लाई और मुंबई पहुंचाने में लतीफ़ बाकायदा नामजद है। इसके बाद 12 मार्च को जब मुंबई में ब्लास्ट होता है तो कहते हैं कि कराची में बैठकर दाऊद, टाइगर मेमन और ये तमाम लोग बहुत खुश हो रहे थे और इनके लोग फ़ोन पे उनको बता रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, और उसका भी ये हिस्सा था लतीफ़। इसके बाद लतीफ़ वहीं रहता है पाकिस्तान में, चूँकि यहाँ पे उसकी तलाश ज़ोरों शोर से जारी थी। फिर 93 का मामला आ गया, हथियारों में उसका नाम आ गया, तो उसे लगा कि अब यहाँ भी आना ठीक नहीं है, तो ये वहीं रहने लगा। और धीरे धीरे अब अपनी हिंदुस्तानी एजेंसी भी, गुजरात पुलिस भी, ये सब भी मान के बैठी कि जैसे दाऊद अब 93 के बाद इंडिया नहीं आएगा तो अब लतीफ़ भी इंडिया नहीं आएगा। लेकिन ये सोच गलत थी, और इस गलत सोच का खुलासा होता है इसके भागने के 3 साल के बाद 12 मार्च 1993 को मुंबई हुआ। 22 सितंबर 1995 को, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और थी कि जब रऊफ वलीउल्लाह जो एक्स MP थे, जब उनका मर्डर हो गया और उससे पहले चूँकि जिमखाना हो चुका था, तो गुजरात पुलिस पे बहुत उंगली उठी। तो जब उंगली उठी तो इसलिए फिर गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो CBI को दे दी, गुजरात पुलिस से लेकर। तो रऊफ वलीउल्लाह की मौत के बाद ये इस पूरे लतीफ़ के जो अब एक तरह से पूरे हिस्ट्री और उसके सारे क्राइम, उसकी जांच अब CBI के पास आ गई। और CBI में जो दिल्ली में इस केस को देख रहे थे वो नीरज कुमार थे, जो कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी रहे। तो ये अब पाकिस्तान में था और धीरे धीरे
1995 आ गया, 93 के बाद 2 साल गुजर गए, अब लगा कि अब तो वो आएगा नहीं। एक दिन अचानक क्या होता है कि 22 सितंबर 1995 को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, गुजरात की जो पुलिस है, जो स्पेशल पुलिस एटीएस की वहाँ की, उनके पास 2 बिजनेसमैन आते हैं और कहते हैं कि उन्हें 2 नंबरों से धमकी मिल रही है कि इतने पैसे दो वरना जान से मार देंगे, और धमकी देने वाला अपने आप को लतीफ़ बता रहा है। तो एटीएस के पास वो गए, तो एटीएस ने उन दोनों नंबर लिए कि किस नंबर से फ़ोन आ रहा है। एटीएस ने वो नंबर लिया। इसके बाद एटीएस की टीम ने, चूंकि ये मामला लतीफ़ का सीबीआई देख रही थी, तो एक टीम ने सीबीआई को इन्फॉर्म किया और कहा कि ये 2 नंबर है और इस नंबर से धमकी आ रही है। अच्छा, उस ज़माने में फ़ोन सर्विलांस पे या नंबर पता करना बड़ा मुश्किल काम था, ख़ास तौर पर एक शहर के बाहर अगर लैंडलाइन से दूर, क्योंकि मोबाइल तो उतना उस वक्त था नहीं और लैंडलाइन का ही ज़्यादा यूज़ था, बहुत कम था मोबाइल, बल्कि शायद आया भी नहीं था या आ चुका था। तो अगर सपोज़ दिल्ली से मैं मुंबई लैंडलाइन में उस ज़माने में कर रहा हूँ 1995 में, तो बड़ा मुश्किल है कि कहाँ से क्या किस, तो वो सर्विलांस उस वक्त इतना, हम लोग ख़ासतौर पे हमारी एजेंसी इतनी इसमें आगे नहीं थी। लेकिन ये 2 नंबर जब मिले तो सीबीआई को दिया गया, तो सीबीआई ने इसको किसी तरीके से एमटीएनएल के थ्रू पता करने की कोशिश की। तो उसके बाद उन दोनों बिजनेसमैन के फ़ोन को भी वो किया गया कि अब आगे आए तो पता चले। तो 2 नंबर जो आए, जो जहाँ से फ़ोन किया गया था, उसको जब ट्रेस किया गया तो पता चला कि ये दोनों नंबर दिल्ली के जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज के तहत जो इलाके आते हैं वहाँ से किए गए। अब ये जानकारी मिली तो सीबीआई को पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई। अब सीबीआई ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। जो एमटीएनएल है उसके पूरी उन्होंने हेल्प ली। जब इस तरीके से काम चलने लगा और इंक्वायरी होती गई तो पता चला कि ये डेली जो फ़ोन आता है ये शाम 7 से 10 के बीच में ही आता, मतलब शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच में। एमटीएनएल ने कहा कि एग्जैक्ट ये कहाँ से आता है। जैसे ये तो पता चल गया कि दिल्ली में जो जनपद के पास टेलीफोन एक्सचेंज है उसके थ्रू जो इलाका आता है वहाँ से किया जाता है। लेकिन अब वो एरिया बहुत बड़ा है, पूरी आप मतलब सेंट्रल दिल्ली ले लीजिए आप, तो उसमें कनॉट प्लेस से लेके चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली, पता नहीं कितने इलाके कवर होते हैं उस एक्सचेंज में। तो वो बड़ा मुश्किल था कि कौन सी जगह। तो एमटीएनएल ने कहा कि अगर सामने फ़ोन करने वाला 12-13 मिनट से ज़्यादा बात करता है तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कहाँ से ये फ़ोन किया गया, और अगर वो 10 मिनट से पहले फ़ोन रख देता है, 12 मिनट से पहले फ़ोन रख देता है, तो बताना मुश्किल है। तो अब रिस्क लिया जाता है कि चलो कम से कम ये अब पता चल गया था कि 7 से 10 के बीच में ही कॉल आएगा, क्योंकि धमकी देने वाला 7 से 10 का ही टाइम देता था। तो टेलीफोन एक्सचेंज लगातार लगी रही। 2-3 दिन के बाद नीरज कुमार जो उस वक्त सीबीआई में थे, वो पूरी तरह से एमटीएनएल के साथ मिलकर और काम करते रहे। तो अचानक एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि 13-14, पहले 2-3 दिन तो यूँ गुजरा कि वो 2-3 मिनट बात करे, 4 मिनट फ़ोन रख दे, कुछ पता ही नहीं चल पाए। एक दिन उसने 13 मिनट से ज़्यादा वो कॉल आ गया। जब वो 13 मिनट से ज़्यादा कॉल हुआ तो उसके बाद अब उसको एमटीएनएल ने जब छाना तो पता चला कि ये कॉल पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के करीब एक पीसीओ से किया गया। अब इतनी जानकारी बहुत थी, उस पीसीओ का भी लोकेशन पता चल गया। पता चला कि वो पीसीओ जो है वो जामा मस्जिद पे एक जगह है चूड़ी वालान, बहुत ही संकरी सी गली है, और उस गली के अंदर एक पीसीओ है, और उस पीसीओ से ये कॉल किया गया। अब उस कॉल के बाद उसके ऑडियो को सुनाया गया। तो जो गुजरात पुलिस के तमाम लोग जो पहले से लतीफ़ को जानते थे, जो उसको अरेस्ट कर चुके थे, वो और उसके जो फ़ोन टैप हुआ था उसकी आवाज़ और उसको मिलाया गया तो पता चला हाँ ये लतीफ़ की ही आवाज़ है। तो अब ये इंश्योर हो गया कि लतीफ़ की आवाज़ है, इसका मतलब है लतीफ़ पाकिस्तान से इंडिया आ चुका है, क्योंकि पहले ये डाउट था कि वो आएगा ही नहीं, और न सिर्फ इंडिया आ चुका बल्कि पुरानी दिल्ली में है। तो ये सीबीआई के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। जैसे ये कन्फर्म हुआ उसके बाद गुजरात पुलिस की एटीएस की टीम दिल्ली आती है, सीबीआई के पास आती है, क्योंकि लतीफ़ के सारे पुराने मामले करीब 95 केसेस थे। तो ये वलीउल्लाह का मामला बेशक सीबीआई देख रही थी, लेकिन लतीफ़ के पुराने गुनाहों की जांच अभी भी और वहाँ की एटीएस और गुजरात पुलिस कर रही थी। और गुजरात पुलिस को एक और इसका जवाब भी देना था लोगों को कि वहाँ एक कॉमन ये था कि जब किसी क्रिमिनल को पकड़ते थे तो वो पुलिस वाले को हंस के कहते था
कि हम जैसे छोटे क्रिमिनल को क्या पकड़ते हो, हिम्मत है तो लतीफ़ को पकड़ कर दिखाओ। ये बड़ा पुराना मुहावरा था। तो गुजरात पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये चुभती थी ये बात। तो जब ये पता चला सीबीआई से कि ये कॉल तो पुरानी दिल्ली से और लतीफ़ की आवाज़ है, इसका मतलब है लतीफ़ पुरानी दिल्ली में है, तो एटीएस की टीम आती है। फिर सीबीआई की टीम को जब पता चलता है कि ये पुरानी दिल्ली की इस पीसीओ से किया गया है, तो सीबीआई लोकल जो सेंट्रल दिल्ली की पुलिस है उनकी मदद लेते हैं। 20 लोगों की एक टीम बनाई जाती है लोकल पुलिस की, और उस टीम को बाकायदा लतीफ़ के जो वीडियो पुराने थे शादी के वो निकाल के दिखाए जाते हैं। लतीफ़ की जो ऑडियो की आवाज़ है वो हर एक को सुनाई जाती है, ताकि ये सब सुनिश्चित कर लें, इंश्योर कर लें कि जिसको वो पकड़ने जा रहे हैं या जो पीसीओ में आएगा वो लतीफ़ ही है, कोई और ना हो। क्योंकि ये भी हो सकता है शायद गोली वोली चलाने की नौबत ना आए तो कोई बेगुनाह ना मरे। तो इस तमाम पूरी टीम, जो सीबीआई की टीम, दिल्ली पुलिस की लोकल टीम और गुजरात की एटीएस की टीम, 3 टीम मिलकर ये ऑपरेशन कर रही है। और आखिर में पता चलता है कि ये लतीफ़ की ही आवाज़। अब इसके बाद उस पीसीओ की निगरानी शुरू कर दी जाती है। एक चीज़ इनके साथ था कि 7 से 10 के बीच में ही कॉल आता है, तो 7 से 10 में ही ज़्यादा निगरानी हो रही है। उसके बाद 10 अक्टूबर 1995 का दिन आता है। अभी 3-4 दिन निकल गए। 22 सितंबर 1995 को पहली बार पता चला था कि ये कॉल आ रहा है और धमकी जो दी गई थी बिजनेसमैन को। और उसके बाद 10 अक्टूबर, मतलब करीब 18 दिन गुजरते हैं ये सारी चीज़ें कवायद पूरी होने में। 10 अक्टूबर 1995 को सेंट्रल दिल्ली के जो डीसीपी का ऑफिस है, उस ऑफिस में बाकायदा पूरा एक सेटअप है, एमटीएनएल के लोग बैठे हुए हैं, वो सारे उस फ़ोन को और उस पीसीओ के सारी चीज़ों को टैप किए हुए हैं। अब वो देख रहे हैं कि दिल्ली से एक कॉल जाए जैसे ही जो अहमदाबाद जाएगा, तो अगर वो जाता है और वो है तो उसके बाद ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो बैठे हुए हैं शाम 7 बजने के बाद 7:30-8 बज जाता है। कई फ़ोन आ रहे हैं लेकिन उस पीसीओ से अहमदाबाद का कॉल नहीं आता। इसी बीच में, और हर कॉल को सब सुन रहे हैं हेडफोन लगाकर, एक कॉल उदयपुर के लिए लगाया जाता है उसी पीसीओ से। तो जैसे उदयपुर का ये नंबर देखते हैं तो जो वहाँ पे सीबीआई पुलिस वाले सब वो बहुत लाइटली लेते हैं, कहते हैं कि ये अहमदाबाद में तो मिलाया नहीं है, कहीं और है, कोई और होगा, लतीफ़ नहीं है। बात चल रही है, सुन रहे हैं, लेकिन सब लाइटली ले रहे हैं। अचानक जो गुजरात से एटीएस की टीम आई थी, उसके एक इंस्पेक्टर हेडफोन पे सुनते सुनते और एकदम चौंकता है, उसका सबको अलर्ट करता है और वो कहता है कि ये लतीफ़ है। तो सब कहते हैं कि ये तो उदयपुर मिला रहा है, पर बोलता है लतीफ़ है। तो बोले ऐसा कैसे? तो उसने बोला कि वो अपनी पूरी बातचीत में, एक तो उसकी आवाज़ मिल रही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, और एक तो उदयपुर में हम लोग नहीं पकड़ पा रहे। लेकिन एक लाइन उसकी मैं कभी नहीं भूलूंगा, कितनी बार कोई भी कह दे लेकिन उसके मुंह से वो अलग ही सुनाई देता है। वो एक शब्द है जो वो कहता है ऐसा क्या, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना ऐसा क्या, तो वो लतीफ़ जो बोलता था उसको वो ऐसे बोलता था ऐसा क्या, तो ऐसा कर देता था ऐसा की जगह। तो उसने बोला उसने इस शब्द को कई बार यूज़ किया ऐसा किया, और ये सिर्फ लतीफ़ बोलता है। तो जैसे ही ये सब नीरज कुमार, सीबीआई और बाकी लोगों ने सुना, फ़ौरन अलर्ट, वहाँ पे वॉकी टॉकी के साथ पीसीओ के बाहर पुलिस थी, यहाँ से फ़ौरन इशारा दिया गया, उनको मैसेज दिया गया कि पीसीओ में इस वक्त लतीफ़ ही है। तो जो पीसीओ के करीब 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे, वो जैसे ही इधर से इशारा मिलता है वो पीसीओ का दरवाज़ा खोलते हैं। वो अंदर बैठकर फ़ोन कर रहा था। उनके पीछे एक गुजरात पुलिस का एटीएस का भी पुलिस वाला वहाँ तैनात था, ताकि वो देख सके कि हाँ लतीफ़ है कि नहीं। तो लतीफ़ पहले उन दोनों को देख के तो नॉर्मल रहता है, उसको लगता है कि आम आदमी है, लेकिन उनके पीछे खड़ा हुआ उस तीसरे शख्स को, उस गुजरात पुलिस वाले को वो पहचान जाता। तो वो वैसे ही उसको लगता है कि अब खतरा है, तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों पुलिस वाले उस पर काबू पा लेते हैं, उसको पकड़ते हैं। और पुरानी दिल्ली में बड़ी भीड़ रहती है, उसको लास्ट में हाथापाई होती है। उसको घसीटते हुए करीब बाहर लाते हैं गली से, बाहर पुलिस की गाड़ी आती है। तब तक उस गाड़ी में बैठाकर उसको दरियागंज लाया जाता है एसीपी के दफ्तर में। उसके बाद यहाँ खबर मिलती है कंट्रोल रूम में, जो सीबीआई और बाकी लोग बैठे हुए नीरज कुमार, कि लतीफ़ पकड़ा गया है। उसके बाद बाकायदा सब खुश होते हैं, जश्न मनता है। थोड़ी देर के बाद गुजरात पुलिस के वो जो सीनियर आते हैं, वो लतीफ़ का मुंह खोलते हैं। उसका एक दांत सोने का था, तो वो देखते हैं वो सोने का दांत, पहचान जाते हैं कि ये लतीफ़ है। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी उसकी पिटाई विटाई होती है, तो वो खुद भी एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं लतीफ़ हूँ। और इस तरह लतीफ़ को पकड़कर अगली सुबह अहमदाबाद ले जाया जाता है। हाँ, उससे पहले रात को ही वहाँ के सीएम, चीफ मिनिस्टर को सबको खबर की जाती है, क्योंकि लतीफ़ बहुत बड़ा कैच था। और उसके बाद उसको अहमदाबाद ले जाते हैं।
सॉरी, थोड़ा गला ही खराब है। अहमदाबाद में बाकायदा नेक्स्ट डे सारे अखबारों में खबर आती है, जो ये पूरी टीम थी सीबीआई की, दिल्ली पुलिस की, गुजरात की, इन सबको इनाम दिया जाता है और उसको साबरमती जेल भेज दिया जाता है। मुकदमा चलता है, करीब 2 साल गुजरते हैं। 2 साल के बाद 29 नवंबर 1997 को लतीफ़ को जेल से में लतीफ़ को जेल से कोर्ट ले जाया जा रहा था और उसी दौरान नरोडा, जो नरोडा पाटिया इलाका है गुजरात का, वहाँ पे पुलिस का कहना था कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। ये नरोडा रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ पे पुलिस उसको कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी साबरमती जेल से। पुलिस का कहना, अचानक वो भागने लगा, गोली चली और ये मारा गया। इस तरीके से इसका एनकाउंटर हुआ और लतीफ़ की कहानी ख़त्म हुई। तो गिरफ्तारी के 2 साल के बाद 95 में अरेस्ट होता है, 1997 में लतीफ़ मारा जाता है। कहते हैं कि गुजरात में लतीफ़ से बड़ा डॉन और इससे बड़ा क्रिमिनल ना उससे पहले था ना उसके बाद अभी तक हुआ है। तो ये थी पूरी लतीफ़ की कहानी।